हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू कल भी कहानी जंक्शन। दोस्तों, इस सीक्रेट फॉर्चून के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। कहानी में आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए वीडियो पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार एपिसोड। शनाया का फोन बज उठा। स्क्रीन पर चमकता नाम देख उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान दौड़ गई। उसने जैस्मीन की तरफ फोन घुमाया और खिलखिलाते हुए कहा, लो नाम लिया और शैतान हाजिर, वैभव का कॉल है। जैस्मीन ने एक गहरी सांस ली और छेड़ते हुए बोली, अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मिस्टर राणा दिल्ली के इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, सांस लेने की फुर्सत नहीं होती उन्हें, फिर भी वे बेवक्त तुम्हें याद करते हैं। साफ दिख रहा है कि उनके दिल में तुम्हारी जगह क्या है। खैर, मेरा जगन बख्शी भी मेरा पूरा ख्याल रखता है, भले ही उसने अभी तक घुटनों पर बैठकर मुझे प्रपोज न किया हो, पर वह है तो मेरा ही। शनाया ने मुस्कुराते हुए कॉल रिसीव किया। हनी, मैं रास्ते में हूँ, बस 10 मिनट में तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ। वैभव की मखमली आवाज गूंजी। तुम यहाँ आ रहे हो? शनाया थोड़ी हैरान रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वैभव अचानक इस वक्त आएगा, पर अगले ही पल उसे याद आया कि आज डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आनी है। वैभव उसे इस मुश्किल घड़ी में अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। वह उसकी ढाल बनकर खड़ा होने आ रहा था। उसने दीवार पर लगी घड़ी देखी। दोपहर के 2:30 बज रहे थे। यह वैभव के ऑफिस का सबसे व्यस्त समय होता है, फिर भी वह अपना सारा काम छोड़कर उसके पास आ रहा था। शनाया को महसूस हुआ कि वैभव की प्रायोरिटी लिस्ट में उसका नाम सबसे ऊपर है। किसी के द्वारा इस कदर चाहा जाना शहद से भी ज्यादा मीठा एहसास था। उसने धीरे से कहा, वैभव, मैं खुद जाकर रिपोर्ट ले आती, तुम खामखां अपना काम छोड़कर आ रहे हो। वैभव ने बड़े प्यार से जवाब दिया, कोई बात नहीं शनाया, इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बहुत अच्छे। जाने से पहले शनाया ने फोन पर ही एक किस की आवाज निकाली, जिसे सुनकर वैभव जोर से हंस पड़ा। हनी, मुझे तुम्हारा असली किस चाहिए, फोन वाला नहीं। शनाया शर्म से लाल हो गई और उसने तुरंत फोन काट दिया। अपनी सहेली की ओर मुड़कर वह बोली, मेरा वाला मिस्टर राणा तुम्हारे जगन जितना सीधा नहीं है, उसे फुसलाना इतना आसान नहीं। दरअसल फोन पर किस करने का यह तरीका उसने जैस्मीन से ही सीखा था। शुरू में तो यह जादू की तरह काम करता था और वैभव इसे पाकर निहाल हो जाता था, पर अब वह पुराना हो चुका था। अब उसे हकीकत का साथ चाहिए था। जैस्मीन ने शरारत से आंख मारी। वो इसलिए शनाया क्योंकि मिस्टर राणा ने अब असली मिठास छक ली है। जाहिर है अब उन्हें इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं होगा। शनाया का चेहरा अब टमाटर की तरह सुर्ख हो चुका था। अपनी घबराहट छुपाने के लिए उसने बात पलट दी। अच्छा ये बताओ, तुम और जगन बख्शी हमें अपनी शादी का न्योता कब दे रहे हो? मैं तुम्हारी शादी की दावत का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। शनाया और वैभव की औपचारिक शादी तो पतझड़ के बाद तय थी, जिसमें अभी काफी वक्त था। जैस्मीन के चेहरे पर एक सुकून भरी चमक आ गई। उसने अभी तक मुझे प्रपोज नहीं किया है, पर जिस दिन भी वो पूछेगा मेरी तरफ से हाँ नहीं होगी। फिक्र मत करो, मेरी शादी की दावत से तुम बचकर नहीं जा पाओगी। उसे क्या पता था कि दूसरी तरफ जगन बख्शी पहले से ही एक आलीशान और यादगार प्रपोजल की प्लानिंग में जुटा हुआ था। ठीक 10 मिनट बाद शनाया के कानों में एक जानी पहचानी कार के हॉर्न की आवाज गूंजी। उसने अपनी सहेली जैस्मीन को एक छोटा सा बाय कहा और मेज से अपना फोन उठाया। वह काउंटर से बाहर निकली और बुक स्टोर के दरवाजे की ओर बढ़ी। अभी कुछ ही कदम चली थी कि वह अचानक ठिठक गई और वापस मुड़ी। अरे, मैं वो बैग तो भूल ही गई जो वैभव ने मुझे दिया था। अगर मैं इसे यहीं छोड़ दूंगी तो वह पक्का बुरा मान जाएगा। जैस्मीन ने शरारत से हंसते हुए कहा, वाह, इसे कहते हैं प्यार भरी फिक्र। वैभव द्वारा दिया गया वह डिजाइनर बैग थामे शनाया जैसे ही बाहर निकली, वहां मौजूद 2 बॉडीगार्ड्स ने भांप लिया कि उसे लेने खुद मिस्टर राणा आए हैं। उन्होंने समझदारी दिखाई और उसके पीछे न जाकर वहीं रुक गए। वैभव कार से बाहर निकला। उसके एक हाथ में फूलों का खूबसूरत गुलदस्ता था और दूसरे हाथ से उसने शनाया के लिए कार का दरवाजा खोला। जैसे ही शनाया करीब आई, उसने गुलदस्ता उसकी ओर बढ़ा दिया। वाइफी, ये तुम्हारे लिए है। थैंक्स पतिदेव। शनाया ने मुस्कुराते हुए फूलों को कबूल किया। वैभव के गाल पर एक हल्का सा चुम्बन दिया और कार में बैठ गई। वैभव ने अपनी उंगलियों से उस जगह को छुआ जहां शनाया ने चुमा था। उसकी आंखों में एक गहरी चमक तैर गई। वह भी कार के अंदर अपनी सीट पर बैठ गया। हनी, मैं तुम्हारे लिए शाम की चाय के साथ खाने के लिए कुछ पेस्ट्रीज लाया हूं। उसने पेस्ट्री के 2 डिब्बे उसकी ओर बढ़ाए। शनाया का चेहरा खिल उठा। तुम दिन बहुत समझदार और रोमांटिक होते जा रहे हो। वह उसकी ओर झुकी, एक बार फिर उसके गाल को चूमा और उसके कान में धीरे से फुसफुसाया, लव यू। वैभव ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और उसी अंदाज में जवाब दिया, लव यू टू। आगे की सीट पर बैठा जतिन मन ही मन सोच रहा था, मिस्टर वैभव, हम जैसे कुंवरों पर थोड़ी तो रहम खाइए। रोजाना वैभव और शनाया का यह बेपनाह प्यार देखकर जतिन और उसके साथियों के मन में भी अपनी जिंदगी में प्यार की कमी खलने लगी थी। शनाया ने गुलदस्ता एक तरफ रखा और पेस्ट्री का डिब्बा खोलते हुए पूछा, क्या तुम भी थोड़ा खाओगे? तुम शुरू करो, मैं इंतजार करूंगा। वैभव मुस्कुराया, वैसे तो मुझे मीठा ज्यादा पसंद नहीं, पर अगर तुम खुद इन्हें बनाओगी तो मैं पक्का खा लूंगा। शनाया जानती थी कि उसे मीठा कुछ खास पसंद नहीं है, इसलिए उसने जोर नहीं दिया। वह उसकी मोहक नजरों के घेरे में अपनी पसंदीदा पेस्ट्री का लुत्फ उठाने लगी। वैभव, क्या तुम्हें पता है कि मेरे दादा और बाकी लोग किस होटल में रुके हैं? मैं रिपोर्ट मिलते ही सीधे उनके पास जाना चाहती हूँ। इस बार हमला मेरी तरफ से होगा। शनाया ने संपत्ति के मामले को जल्द सुलझाने के इरादे से कहा। हाँ,
मैंने उन पर नजर रखने के लिए आदमी लगाए थे। वे 1 बजट होटल में ठहरे हैं। जैसे ही हमें रिपोर्ट मिलती है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, वैभव ने आश्वासन दिया। दूसरी तरफ अंकुश का गुस्सा 7वें आसमान पर था। चांदनी ने उसके टायर क्या फाड़े, उसे एक बार फिर अपनी गाड़ी टो करानी पड़ी। वह चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि वह चांदनी से इस नुकसान की पाई पाई वसूल करेगा। आज उसकी कार के टायर बदले जा रहे थे, इसलिए उसके पास कोई सवारी नहीं थी। उधर बूढ़े चंदन शाह और बाकी लोग होटल में बेफिक्र होकर टीवी देख रहे थे। शनाया, अगर डीएनए टेस्ट के नतीजे यह कहते हैं कि तुम्हारे पिता उनके सगे बेटे नहीं थे। वैभव ने बड़ी सावधानी से बात शुरू की, लेकिन शनाया ने उसे बीच में ही आत्मविश्वास से टोक दिया। ऐसा मुमकिन ही नहीं है। मेरे पापा पक्का उनके सगे बेटे थे। उनका चेहरा सबसे ज्यादा दादाजी से मिलता है। वैभव ने कभी अपने ससुर को नहीं देखा था, यहाँ तक कि उनकी कोई तस्वीर भी नहीं देखी थी, इसलिए उसे अंदाजा नहीं था कि चंदन शाह और सचिन शाह के बीच कितनी समानता थी। खैर, सच जल्द ही सामने आने वाला था। जब वे टेस्ट सेंटर पहुंचे तो वैभव शनाया का हाथ थामे रिपोर्ट लेने अंदर गया। जैसे ही शनाया के हाथ में रिपोर्ट आई और उसने उसे पढ़ा, उसकी आंखों में जीत की चमक आ गई। उसने तुरंत अपना फोन निकाला, रिपोर्ट की फोटो खींची और अपनी बहन लक्ष्मी को भेज दी। शनाया, रिपोर्ट में क्या लिखा है? वैभव ने अब तक नतीजों को नहीं देखा था। उसने गौर किया कि रिपोर्ट पढ़ने के बाद शनाया के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, जिससे उसे लगा कि शायद उसके ससुर वाकई बूढ़े दादा शाह की सगी औलाद नहीं थे। शनाया ने गहरी सांस ली और कहा, नतीजे बताते हैं कि दादाजी और मेरा खून का रिश्ता है। मेरे पापा उनके अपनी सगे संतान थे। वैभव हैरान रह गया। वे वाकई सगे हैं। जिस तरह से उन्होंने तुम्हारे साथ बर्ताव किया, मुझे हमेशा लगा कि तुम लोगों का उनसे कोई जैविक रिश्ता ही नहीं होगा। शनाया ने अपने पति की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी। ऐसा लग रहा है जैसे तुम दुआ कर रहे थे कि पापा उनके बेटे ना निकलें। वैभव ने थोड़ा झेंपते हुए कहा, वे इतने बेरहम हैं कि मुझे लगा शायद तुम्हारे पिता गोद लिए हुए थे। यह जानकर दिल टूट जाता है कि अपने सगे बेटे और उसकी बेटियों के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। मेरी बहन और मुझे उन्होंने बहुत गहरे जख्म दिए हैं वैभव। हम इस जन्म में तो उनसे कभी सुलह नहीं कर पाएंगे। शनाया ने रिपोर्ट एक तरफ रख दी। लक्ष्मी की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया था। शनाया ने अंदाजा लगाया कि शायद वह सो रही होगी। लक्ष्मी का ढाबा ऑल यू कैन ईट इन दिनों खूब चल रहा था और मुनाफा तो हो रहा था, पर काम बहुत थका देने वाला था। सुबह जल्दी उठने की वजह से वह दोपहर में सोनू के साथ झपकी ले लेती थी। शाम को उठकर वे हल्का खाना खाते और फिर लक्ष्मी को अगले दिन की तैयारी और खरीदारी में जुटना पड़ता था। शनाया जब भी समय मिलता अपनी बहन का हाथ बटाने पहुंच जाती थी। वैभव को उस बजट होटल का पता था जहां शाह परिवार ठहरा हुआ था। वह शनाया और अपने बॉडीगार्ड्स की एक पूरी टीम के साथ वहां पहुंचा। होटल के कमरे में अंकुश तो नहीं था, पर बूढ़े चंदन शाह अपने 2 बेटों और सबसे बड़े पोते मुकेश के साथ मौजूद थे। वे चारों बिस्तर पर बैठे ताश खेल रहे थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मुकेश हाथ में ताश के पत्ते लिए ही दरवाजा खोलने उठा। कौन है? उसने झल्लाते हुए पूछा। मैं हूँ, शनाया, बाहर से जवाब आया। शनाया की आवाज सुनते ही शाह परिवार के होश उड़ गए। मुकेश ने दरवाजा खोला तो देखा कि सामने शनाया खड़ी है और उसके साथ वैभव राणा और काले सूट में सजे डरावने बॉडीगार्ड। उन बॉडीगार्ड्स की ठंडी और तीखी नजरों ने मुकेश के पसीने छुड़ा दिए। वह हकलाते हुए बोला, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या चाहिए तुम्हें? ताश खेल रहे हो? शनाया ने अंदर झांकते हुए पूछा। मैं तुमसे बातचीत करने आई हूँ, उसी सिलसिले में जिसके लिए तुम लोग यहाँ आए हो। ये सुनते ही दादा शाह ने ताश के पत्ते बिस्तर पर पटके और उछल कर खड़े हो गए। वे चप्पल पहनते हुए चिल्लाए, बातचीत? कैसी बातचीत? शनाया, तुम शाह नहीं हो, तुम्हारे पिता मेरे सगे बेटे नहीं थे। वो आगे और भी कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उनकी नजर बगल में खड़े वैभव राणा के बर्फ जैसे ठंडे चेहरे पर पड़ी, उनके कदम ठिठक गए। भले ही वैभव दिल्ली का सबसे रसूखदार आदमी और उनका पोता दामाद था, पर दादा शाह को इस रिश्ते का कोई फायदा नहीं मिला था, बल्कि वैभव की वजह से उन्हें और उनके बेटों को कई बार नुकसान उठाना पड़ा था। शनाया, तुम्हारे पिता मेरे खून नहीं थे और तुम भी मेरी पोती नहीं हो। हमारा कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी तुम एक बूढ़े आदमी से जायदाद के लिए लड़ने की हिम्मत कर रही हो। मैं कह रहा हूं, मैं कोई समझौता नहीं करूंगा, चाहे मैं मुकदमा हार भी जाऊं। मैं उस घर को नहीं छोड़ूंगा। पोतों से कानून सीखने के बाद उन्हें समझ आ गया था कि अदालत जाना उनके लिए घाटे का सौदा होगा। इसीलिए उन्होंने यह नया झूठ गढ़ा था कि चंदन शाह उनके सगे बेटे नहीं थे। शनाया ने न तो उन्हें टोका और न ही तुरंत रिपोर्ट दिखाई। उसने शांति से पूछा, क्या कुछ दिन पहले नमन ने आपके सिर के कुछ सफेद बाल तोड़े थे? चंदन शाह भिन भिना उठे। पता नहीं उस छोकरे के दिमाग में क्या चल रहा था। कह रहा था कि मेरे सिर पर बहुत सफेद बाल हैं और उन्हें उखाड़ना चाहता है। मैंने तो उसे एक जोर का थप्पड़ जड़ा था। नमन के बारे में अपनी भड़ास निकालने के बाद दादा शाह को अचानक कुछ याद आया। उन्होंने चौंक कर पूछा, पर तुम्हें ये सब कैसे पता? शनाया ने ठंडे लहजे में कहा, क्योंकि मैंने ही उसे तुम्हारे बाल उखाड़ने के लिए कहा था। तुमने कहा था? क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हें भला मेरे बालों की क्या जरूरत पड़ गई? और वो छोटा सा नमन तुम्हारी बात मान कैसे गया? शनाया, क्या तुमने उसे कोई लालच दिया था? चंदन शाह की आवाज में हैरानी और चिढ़ साफ झलक रही थी। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। शनाया ने उनके अपने पोते को फायदे पहुंचाए, पर अपने दादा को कुछ नहीं दिया। उन्हें लगा कि बेटियों को पालना वाकई बेकार है। रईस बनने के बाद
उन्हें अपने दादा की फिक्र करना तक नहीं आता। मैंने सुना कि आप गांव में यह अफवाह फैला रहे थे कि मेरे पापा आपकी सगी संतान नहीं थे। उन्हें गुजरे 10 साल से ज्यादा हो गए हैं, वे अपनी सफाई देने वापस नहीं आ सकते, लेकिन उनकी बेटी होने के नाते उनका पक्ष रखना मेरा फर्ज है। शनाया की आंखों में दृढ़ता थी। हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत माँ और आप दोनों पापा की संपत्ति के एक हिस्से के हकदार हैं। चाहे हम कोर्ट जाएं या बातचीत करें, नतीजा वही रहेगा। अगर आप इतने लालची ना होते तो आज इस हालत में न फंसते। शनाया ने अपने बैग से डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट निकाली और उसे उनकी ओर बढ़ाया। मैंने नमन को डीएनए टेस्ट के लिए ही आपके बाल लाने को कहा था। पापा तो आज हमारे बीच नहीं है, पर मेरा खून उनसे जुड़ा है, इसलिए मेरा नतीजा भी वही होगा जो उनका होता। और आज ही ये रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि हमारे बीच खून का रिश्ता है। शायद आप इन वैज्ञानिक कागजों का मतलब न समझें, पर आपके पोते जरूर समझेंगे। आप चाहें तो उनसे पूछ सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। ये सुनते ही पूरे शाह परिवार के होंठ जैसे सिल गए। सन्नाटा इतना गहरा था कि सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। क्या अब भी आप यही कहेंगे कि मेरे पापा आपके सगे बेटे नहीं थे? जब वे जिंदा थे, उन्होंने और माँ ने आप दोनों का कितना ख्याल रखा था। क्या आपका दिल पत्थर का है? सिर्फ अपने दूसरे पोते को मेरा घर देने के लिए आपने अपने ही बेटे को पराया कर दिया। शनाया का गला भर आया, पर उसने खुद को संभाला। सच कहूं तो काश मेरे पापा आपके सगे बेटे न होते। कम से कम तब मुझे आपकी इस बेरहमी की वजह तो समझ आती। जिस तरह का पत्थर दिल बर्ताव आपने मेरे और लक्ष्मी दीदी के साथ किया है, उसे देखकर यकीन ही नहीं होता कि आप हमारे दादा हैं। पर चंदन शाह ने फटी आंखों से रिपोर्ट को देखा। उन्होंने एक नजर शनाया पर डाली और फिर अपने बच्चों और पोतों की तरफ मुड़े। उनके पास कहने को अब कुछ बचा ही नहीं था। उन्हें अच्छी तरह पता था कि सचिन शाह उन्हीं का बेटा था, पर उन्हें लगा था कि 10 साल बाद कोई सबूत नहीं बचेगा और वे जो चाहे कहानी गढ़ सकेंगे। एक लंबी खामोशी के बाद चंदन शाह ने धीमी आवाज में पूछा, मुकेश, ये डीएनए टेस्ट क्या बला है? मुकेश का चेहरा पीला पड़ चुका था। वह शुरू से जानता था कि उसके दादा दादी जो अफवाहें फैला रहे हैं वे टिक नहीं पाएंगी। एक मामूली सा टेस्ट उनके सारे झूठ की पोल खोल सकता था। उसने कई बार उन्हें चेतावनी दी थी, पर वे अड़े रहे कि जब तक वे खुद खून का नमूना नहीं देंगे, शनाया कुछ नहीं कर पाएगी। उन्हें क्या पता था कि शनाया नमन का इस्तेमाल करके उनके बाल तक पहुंच जाएगी। शनाया, मुझे दादाजी से अकेले में बात करने के लिए थोड़ा समय दो, मुकेश ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। फिर उसने दरवाजा बंद कर लिया और अपने दादा को कमरे के अंदर ले गया। 10 मिनट बाद जब दरवाजा दोबारा खुला तो मुकेश के तेवर बदले हुए थे। अपनी बहन को फोन करो, चलो कहीं बैठकर शांति से बात करते हैं। हम इस मामले को आज ही खत्म करना चाहते हैं। क्या इस बार शाह परिवार सच में झुक जाएगा? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुकेश ने किसी तरह अपने दादाजी को इस बात पर राजी कर लिया कि शनाया और लक्ष्मी के साथ मिलकर घर का मामला सुलझा लेना ही समझदारी है। अब और जिद करना सीधे कुल्हाड़ी पर पैर मारने जैसा था। ठीक है, शनाया ने संक्षिप्त जवाब दिया। वह खुद भी इस समझौते के लिए उत्सुक थी। अदालती चक्करों में साल बर्बाद करने से बेहतर था कि बातचीत से रास्ता निकल आए। 1 घंटे बाद वैभव ने शाह परिवार के साथ इस निर्णायक चर्चा के लिए होटल दिल्ली में एक प्राइवेट स्वीट बुक कर दिया। वैभव का साथ होना शनाया के लिए एक ढाल जैसा था। लक्ष्मी भी अपने छोटे बेटे सोनू को लेकर वहां पहुंच गई। चंदन शाह ने अंकुश को भी वापस बुला लिया था। वे चंदन शाह के घर के लिए सिर्फ इसलिए लड़ रहे थे ताकि अंकुश को वह विरासत में मिल सके। अंकुश उनका सबसे लाडला पोता था और वे चाहते थे कि हर फैसला उसकी मौजूदगी में हो। लेकिन जब अंकुश को पता चला कि शनाया ने नमन के जरिए पहले ही दादाजी के डीएनए का नमूना लेकर सच साबित कर दिया है, तो उसे एहसास हुआ कि अब और नाटक करना उन्हें दुनिया की नजरों में सिर्फ जोकर ही बनाएगा। यहाँ तक कि उनकी एक और साजिश भी नाकाम हो गई थी। उन्होंने हर्षिता की प्लास्टिक सर्जरी कराकर उसे शनाया जैसा रूप देने की कोशिश की थी ताकि उसे राणा परिवार की बहू बनाकर भेजा जा सके। लेकिन सर्जरी बिगड़ गई और वह शनाया के बजाय अपनी ही किसी दूसरी चचेरी बहन जैसी दिखने लगी। शाह परिवार का राणा परिवार से कोई मुकाबला नहीं था। राणा खानदान के नौजवान दिल्ली की ऊंचाइयों पर बैठे थे। उनके रुतबे और ताकत के सामने शाह परिवार तिनके जैसा था। वे सुलह तो नहीं करना चाहते थे, बल्कि शनाया और उसकी बहन को डराना चाहते थे। पर अंत में उन्हें खुद ही शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। अब शनाया के पीछे चट्टान बनकर खड़े लोग थे और अगर कोई न भी होता तब भी इन बहनों की हिम्मत उन्हें कोर्ट तक खींच ले जाती। शनाया, लक्ष्मी, तुम दोनों अब दिल्ली में बस चुकी हो और तुम्हारी जिंदगी शानदार चल रही है। तुम गांव वापस आने से तो नहीं, तो एक कीमत बताओ, वह घर हमें बेच दो जो तुम्हारे माता पिता छोड़ गए हैं। मुकेश ने बात शुरू की। अगर तुम इसे बेचना नहीं चाहती तो कम से कम दादा दादी को उनके कानूनी हिस्से के पैसे दे दो और वे इस जायदाद से अपना दावा छोड़ देंगे। घर तुम्हारा और लक्ष्मी का हो जाएगा। लेकिन दादा दादी वहां तब तक रहेंगे जब तक वे जिंदा हैं। वे बरसों से वहां रहे हैं और उन्हें उसी घर की आदत है। सच तो यह था कि शाह परिवार की नई पीढ़ी दादा दादी को अपने साथ अपने आलीशान बंगलों में नहीं रखना चाहती थी। पहली वजह उनकी पत्नियों की चंदन शाह से कभी नहीं जमती थी, जिससे घर में रोज क्लेश होता। दूसरी वजह बुजुर्गों के रहने सहने का तरीका उन्हें गंदा लगता था। उन्हें यह भी डर था कि अगर दोनों बुजुर्ग उनके बंगले में मर गए तो उनकी प्रॉपर्टी की कीमत गिर जाएगी। इसीलिए उनके लिए सबसे आसान रास्ता यही था कि वे उन्हें सचिन शाह के उसी घर में छोड़ दें जहां वे बरसों से रह रहे थे। शनाया की आंखों में कड़वाहट और दर्द एक साथ उभर आए। उसने कहा,
दादा दादी ने सिर्फ मेरे पापा को जन्म ही नहीं दिया था, बल्कि जब तक मेरे माता पिता जिंदा थे वही उन्हें अस्पताल ले जाते थे और हर दुख सुख में उनकी सेवा करते थे। लेकिन इतनी मेहनत और वफादारी के बाद भी उनकी तुलना उन लोगों से नहीं की जा सकती जो सिर्फ मीठी बातें करते हैं पर जिम्मेदारी से भागते हैं। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि बुढ़ापे की पूरी जिम्मेदारी मेरे पापा अकेले उठाएं, खासकर तब जब वे अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनके गुजरने के बाद जो इंश्योरेंस के पैसे मिले थे वे दादा दादी को दिए गए थे। वह पैसा उनकी परवरिश का कर्ज चुकाने के लिए काफी था। शनाया का स्वर और भी सख्त हो गया। मेरे पापा चले गए, पर आप सब तो जिंदा हैं और मजे में हैं। आप सबके पास अपने खुद के बनाए बंगले हैं और आप सब एक आलीशान जिंदगी जी रहे हैं। इसके बावजूद आप उन्हें अपने पास नहीं रखना चाहते और चाहते हैं कि वे मेरे ही घर में रहें। पर फिर भी ये ठीक है, हमें मंजूर है, उसने आगे कहा। लेकिन 10 साल पहले दादी ने मेरे और लक्ष्मी दीदी के साथ एक समझौता किया था। हमने तय किया था कि हम न तो उनके जीते जी उनका खर्च उठाएंगे और न ही उनके मरने के बाद किसी रस्म में शामिल होंगे। अगर वे हमारे घर में लंबे समय तक रहने वाले हैं तो क्या आप हमें इसका मुआवजा नहीं देंगे, जबकि आप लोग अब भी हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। शनाया अब किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उसे समझ आ गया था कि इन सफेद पोश रिश्तेदारों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना होगा। शाह परिवार के सदस्य एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। कमरे में पसरा सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक टिक भी हथौड़े की तरह सुनाई दे रही थी। मुकेश ने अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए चुप्पी तोड़ी। शनाया, तुम और लक्ष्मी दीदी आपस में मशवरा कर लो और एक कीमत तय कर लो। बस वह घर हमें बेच दो ताकि यह किस्सा यहीं खत्म हो। शनाया ने तीखी नजरों से उसे देखा। अगर हम बेचने का फैसला करते भी हैं तो पैसे कौन देगा, तुम लोग या दादा दादी? मुकेश ने बगलें झांकते हुए जवाब दिया। चूंकि घर में दादा दादी रह रहे हैं तो कायदे से पैसे उन्हें ही देने चाहिए, लेकिन दादी की बीमारी के बाद उनकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई है। हम सब ने मिलकर उनके इलाज का खर्च उठाया था, इसलिए उनके पास एक साथ इतनी बड़ी रकम होना मुश्किल है। तो क्या वे उधार लिख कर देंगे? शनाया के स्वर में व्यंग्य था। वे बुजुर्ग हैं, उनके पास आय का कोई जरिया नहीं है, वे घर खरीदने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? मुकेश निरुत्तर हो गया। कमरे में तनाव बढ़ता जा रहा था। अपनी बात का वजन गिरता देख बूढ़े चंदन शाह अपने बेटों की तरफ मुड़े और झुंझला कर बोले, तुम दोनों को घर खरीदने में मेरी मदद करनी होगी। महेंद्र और जितेंद्र ने तुरंत हाथ खड़े कर दिए। पिताजी, हम खुद बेरोजगार हैं, हमारी कोई कमाई नहीं है, हमारे बच्चे हमें पाल रहे हैं, हम आपके लिए घर कैसे खरीद सकते हैं? चंदन शाह की आंखें गुस्से से जलने लगीं। उन्होंने अपने पोतों की ओर देखा जिन्हें उन्होंने अपनी जान से ज्यादा चाहा था। मुकेश ने चतुराई से गेंद अंकुश के पाले में डाल दी। दादाजी तो चाहते हैं कि सचिन चाचा का घर अंकुश को मिले। अगर हम इसे खरीद रहे हैं तो अंकुश को पैसे देने चाहिए। इस तरह कल को जब अंकुश को घर मिलेगा तो किसी को कोई एतराज नहीं होगा। अंकुश, जो अब तक खामोश बैठा था, बिफर पड़ा। शहर में मेरा अपना घर है, मुझे गांव में किसी और घर की जरूरत नहीं है। अगर दादाजी के पास अपनी कोई प्रॉपर्टी है तो मुझे हिस्सा चाहिए, लेकिन अगर प्रॉपर्टी नहीं है तो मैं पैसे नहीं भरूंगा। दादाजी ने मेरे पिता को जन्म दिया होगा, मुझे नहीं। उनके बुढ़ापे के लिए घर खरीदने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। यह सुनकर चंदन शाह के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस पोते को उन्होंने पलकों पर बिठाया आज वही उनके बुढ़ापे का बोझ उठाने से इनकार कर रहा था। लक्ष्मी और शनाया अपने रिश्तेदारों की इस बेशर्मी से वाकिफ तो थी, पर आज उनकी नग्न हकीकत देखकर उनका मन घृणा से भर गया। अंकुश ने बिना किसी शर्म के आगे कहा, शनाया, तुम और दीदी भी तो दादा दादी के रहने में मदद कर सकती हो। हद से हद तुम उनसे थोड़ा किराया मांग लेना। गांव में किराया होता ही कितना है, 300-400 रुपए महीना। इतना तो दादा दादी इंतजाम कर ही लेंगे। बाकी रिश्तेदारों ने भी भेड़ चाल में सिर हिला दिया। तभी दादा शाह गरज उठे, तुम्हारी दादी और मुझे अपने बुढ़ापे के लिए पैसे बचाने हैं, किराया तुम सब दोगे। ये मत कहना कि तुम लोग महीने के 200-400 रुपए नहीं दे सकते। उन्होंने अपने बेटों को फटकारते हुए कहा, हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। सचिन तो जल्दी चला गया, पर तुम दोनों ने तो ऐश की जिंदगी जी है। जब सचिन और उसकी पत्नी मरे तो इंश्योरेंस के पैसों के लिए हमने कितनी बदनामी झेली, ये सब जानते हैं। और वह पैसा हमने किसे दिया? तुम्हें दिया, ताकि तुम अपना बिजनेस शुरू कर सको। आज जो तुम ठाठ से रह रहे हो वह हमारी बदौलत है। चंदन शाह के स्वर में एक अजीब सा दर्द और पछतावा था। क्या तुम अब हमारे बुढ़ापे में हमारा साथ नहीं दे सकते? लक्ष्मी, शनाया, जो जमीन हमें अलॉटेड की गई थी उसे तुम लोग खरीद लो। तुम्हारी दादी और मैं उस घर में रहना जारी रखेंगे। किराया और बिजली का बिल तुम्हारे तीनों चाचाओं के बीच बराबर बांटा जाएगा। तुम्हें बस उनसे किराया वसूलना है। 10 साल पहले हमने समझौता किया था कि तुम हमारा खर्च नहीं उठाओगी और न ही हमारे मरने के बाद क्रिया कर्म करोगी। हम उस वादे पर कायम रहेंगे। तुम्हें हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे 3 बेटे और कई पोते हैं। मुझे यकीन है कि मेरे मरने के बाद मुझे कंधा देने वालों की कमी नहीं होगी। हकीकत में दादा शाह का दिल छल नहीं हो रहा था। इतने बड़े परिवार और भरे पूरे पोते पोतियों के बावजूद जब बुढ़ापे की लाठी बनने का वक्त आया तो सबने पल्ला झाड़ लिया। जिस पिता ने 4 बेटे और 2 बेटियों को गरीबी में पाल लिया, आज उसके अमीर बेटे उसे 2 कमरों के घर का किराया देने के नाम पर भी कतरा रहे थे। शनाया ने गहरी सांस ली और अपनी भावनाओं को काबू में करते हुए पूछा, वहां जमीन की कीमत प्रति वर्ग फुट क्या चल रही है?
कुछ हजार रुपये प्रति वर्ग फुट, मुकेश ने धीरे से जवाब दिया। शनाया ने अपने दोनों चाचाओं और चचेरे भाइयों की ओर देखा। उसकी आंखों में अब कोई हिचकिचाहट नहीं थी। क्या आप में से किसी को कोई एतराज है? अगर नहीं तो हम दादाजी की प्लान के अनुसार आगे बढ़ेंगे। मैं ड्राफ्ट तैयार करवाऊंगी और फिर हम इस समझौते को नोटराइज देंगे। आज के बाद दादाजी और दादी का मेरे माता पिता की छोड़ी हुई संपत्ति पर कोई दावा नहीं रहेगा। उसकी आवाज में एक स्पष्ट अधिकार था। वे वहां से नहीं निकलेंगे, लेकिन आपको हर महीने किराया और बिजली का बिल भरना होगा। हम आपसे कोई नाजायज फायदा नहीं उठाएंगे, लेकिन आप भी हमसे कोई चालाकी करने की कोशिश मत कीजिएगा। तभी वैभव थोड़ा आगे झुका और शनाया के कान में फुसफुसाया। शनाया, सबसे पहले मालिकाना हक अपने नाम ट्रांसफर करवाओ। भले ही कागजों पर तुम्हारे पिता का नाम है, लेकिन दादी अभी जीवित हैं। तुम और लक्ष्मी दीदी तभी पूरी तरह मालिक बन पाओगी जब वे अपना हिस्सा लिखित में छोड़ दें। शनाया ने समझदारी से सिर हिलाया। अगर टाइटल डीड बहनों के नाम हो जाती तो भविष्य में इन लालची लोगों के साथ किसी भी विवाद की गुंजाइश खत्म हो जाती। शाह परिवार के पास अब मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। मुकेश ने लंबी सांस लेते हुए कहा, ठीक है शनाया, तुम दादा दादी के हिस्से की जमीन खरीद लो। भविष्य में वे तुम्हारे घर में रहेंगे और हम उनका किराया भरेंगे। हालांकि हमें इस बारे में दीपक चाचा से भी बात करनी होगी, इसीलिए तुम कल समझौते के साथ वापस आ सकते हैं। हम गांव के प्रधान को बुलाकर उनकी गवाही में साइन करेंगे। मंजूर है। लक्ष्मी ने तुरंत हामी भरी। बहनों के लिए यह एक बड़ी जीत थी। बिना किसी लंबी कानूनी लड़ाई के अपने माता पिता की विरासत को सुरक्षित करना किसी सुकून से कम नहीं था। शाह परिवार वहां से निकलने के लिए बेताब था। जैसे ही बूढ़े दादा शाह होटल से बाहर निकले, उन्होंने मुड़कर काफी देर तक दोनों बहनों को देखा। उनके होंठ कांपे, जैसे कुछ कहना चाहते हो, पर अंत में वे बिना कुछ बोले चले गए। शाह परिवार के जाते ही लक्ष्मी ने सोनू का हाथ थामा और शनाया व वैभव से कहा, अब मैं और सोनू घर चलते हैं, मैं आपको छोड़ देता हूँ। वैभव ने शिष्टाचार के साथ कहा। लक्ष्मी मुस्कुराई। वैभव, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी ई बाइक से आई हूँ। दीदी, अब एक कार ले लो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक दिला देती हूँ। शनाया ने आग्रह किया। नहीं शनाया, मैं 1-2 दिन में खुद अपने लिए कार देखूंगी। मेरे पास अब खुद की कार खरीदने के पैसे हैं। अगले हफ्ते तुम मेरे साथ चलना, लक्ष्मी ने स्वाभिमान के साथ कहा। वह शुरू से ही अपनी बहन और बहनोई की महंगी मदद को विनम्रता से ठुकराती आई थी। उसे अपनी मेहनत पर भरोसा था। लक्ष्मी सोनू को अपनी ई बाइक पर बैठाकर होटल दिल्ली से निकली ही थी कि रास्ते में उसका सामना फिर से दिग्विजय से हो गया। उसे कभी कभी लगता था कि दिल्ली कितनी छोटी है। दिग्विजय उसे हर मोड़ पर मिल जाते थे। दिग्विजय ने पहले लक्ष्मी को देखा और जोर से हॉर्न बजाया। लक्ष्मी को अंदाजा नहीं था कि यह वही है, पर जब उसने मुड़कर देखा तो दिग्विजय मुस्कुराते हुए हाथ हिला रहे थे। लक्ष्मी ने अपनी बाइक रोक ली। दिग्विजय ने अपनी कार पार्क की और माँ बेटे के पास आए। उन्होंने बड़े प्यार से सोनू का सिर सहलाया, जो अपनी छोटी सी सीट पर बैठा हुआ था। लक्ष्मी, तुम सोनू को लेकर कहाँ जा रही हो? उन्होंने नर्म आवाज में पूछा। उसी समय पास से एक सफेद BMW गुजरी। उसे चला रही महिला ने जब यह नजारा देखा तो बगल में बैठी सवारी से चौंक कर कहा, आंटी जी, क्या वह दिग्विजय है, एक ई बाइक वाली औरत के साथ? गाड़ी के स्टीयरिंग पर इशिका के हाथ सधे हुए थे। वह जो BMW चला रही थी वह असल में दिग्विजय की माँ रावत की थी, जिन्होंने इशिका को दिल्ली ट्रैवल के दौरान इस्तेमाल करने के लिए अपनी पसंदीदा कार दे दी थी। मिसेस शिवानी रावत को इशिका बेहद पसंद थी और वे मन ही मन उसे अपने छोटे बेटे दिग्विजय की दुल्हन के रूप में देख रही थी। हालांकि इशिका जल्दबाजी में नहीं थी। वह जानती थी कि किले को फतह करने के लिए सबसे पहले सेनापति का दिल जीतना जरूरी है। इसलिए वह साये की तरह शिवानी रावत के साथ रहती थी ताकि अपनी भावी सास की नजरों में अपनी जगह पक्की कर सके। इशिका की बात सुनकर शिवानी रावत ने अपनी गर्दन खिड़की की ओर घुमाई। सड़क पर गाड़ियों का तांता लगा था, इसलिए इशिका न तो अचानक ब्रेक मार सकती थी और न ही गाड़ी धीमी कर सकती थी। जब तक मिसेस रावत की नजर बाहर पड़ी, वे काफी आगे निकल चुकी थी। पर एक माँ अपने बेटे को भीड़ में भी उसकी परछाई से पहचान लेती है। वह दिग्विजय ही है, शिवानी रावत ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। लेकिन वह किस औरत से बात कर रहा है? इशिका के लहजे में हल्की सी जिज्ञासा और थोड़ी सी ईर्ष्या घुली हुई थी। लक्ष्मी का चेहरा शिवानी रावत को साफ नहीं दिखा था। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, इशिका, आगे से कहीं भी यू टर्न लेने की जगह मिले तो मोड़ लो। हमें वापस जाकर देखना होगा कि वह कौन है। उनका सबसे छोटा बेटा परिवार या बिजनेस के अलावा शायद ही कभी किसी महिला से बात करता था, और यही वजह थी कि वह अब तक कुंवारा था। मिसेस रावत को लगता था कि दिग्विजय के चेहरे का वह पुराना निशान लोगों को डरा देता है, और शायद यही उसके अकेलेपन की सबसे बड़ी वजह है। ठीक है आंटी। इशिका भी उस रहस्यमयी औरत की पहचान जानने के लिए बेचैन थी। दिग्विजय ही वह शख्स था जिसे पाने का उसने लक्ष्य बनाया था। उसका परिवार दिल्ली में अपना व्यापार फैलाना चाहता था और दिग्विजय रावत से शादी का मतलब था रावत साम्राज्य में हिस्सेदारी। इशिका को दिग्विजय जैसा मर्द पसंद था, जो खानदानी रईस होने के बावजूद अपने दम पर खड़ा था। चेहरे का वह निशान उसके लिए कोई खामी नहीं, बल्कि उसकी मर्दानगी का प्रतीक था। उधर सड़क के किनारे इन सब बातों से बेखबर दिग्विजय लक्ष्मी से बात कर रहे थे। लक्ष्मी, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस एक फोन कर देना। उन्होंने अपनी आवाज को जितना हो सके उतना सहज रखने की कोशिश की। लक्ष्मी ने कृतज्ञता से सिर हिलाया। शुक्रिया मिस्टर रावत, आपकी इस उदारता की मैं कदर करती हूँ।
दिग्विजय को वापस अपनी गाड़ी की ओर जाते देख लक्ष्मी के मन में भावनाओं का एक अजीब ज्वार उठा। एक तरफ मदद के लिए शुक्रिया था, तो दूसरी तरफ अपने स्वाभिमान को बनाए रखने की जिद। अपना ख्याल रखिएगा, उम्मीद है आपका आज का दिन ऑफिस में अच्छा बीतेगा, लक्ष्मी ने पीछे से आवाज दी। दिग्विजय ने पलटकर मुस्कुराया और फिर अपना ध्यान नन्हे सोनू पर केंद्रित किया। चलो दोस्त, अब तुम्हारी दोपहर की नींद का वक्त हो गया है। उन्होंने बड़ी कोमलता से बच्चे का हाथ सहलाया। सोनू की आंखें नींद से बोझिल थीं और वह उबासी ले रहा था, मानो उसे बस अब एक तकिया और अपनी मां की गोद चाहिए थी। जैसे ही दिग्विजय वहां से विदा हुए, लक्ष्मी के मन में एक पल के लिए यह ख्याल आया कि क्या वह मदद ठुकराकर कोई मौका गंवा रही है। पर अगले ही पल उसने अपनी ई बाइक का हैंडल कसकर थाम लिया। आत्मनिर्भर होना आसान नहीं था, पर यही उसकी असली ताकत थी। एक पक्के इरादे के साथ उसने खुद से वादा किया कि वह अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ेगी। उसने मन ही मन दोहराया, अगले हफ्ते शनाया के साथ जाकर मैं खुद अपने लिए अपनी गाड़ी पसंद करूंगी। वहीं दूर से शिवानी रावत को लक्ष्मी दिख गई, जिस कारण उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचने लगा। इस लड़की की इतनी हिम्मत। और फिर वो किसी को फोन लगाने लगी और साफ शब्दों में कहने लगी, एक लड़की है, लक्ष्मी शाह, उस पर नजर रखो। क्या शिवानी रावत दिग्विजय की कहानी की दुश्मन बनेगी? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आगे क्या होगा ये जानने के लिए कल भी कहानी जंक्शन को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर रावत। लक्ष्मी ने शिष्टता से अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। उसके चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान थी। उसने आगे कहा, अब हम चलते हैं, अलविदा। दिग्विजय ने अपनी गहरी नजरों से उसे देखा और धीरे से कहा, संभल कर जाना। गुड बाय सोनू। नन्हे सोनू ने अपनी नन्ही बाहें हवा में लहराई और चहकते हुए बोला, बाय बाय डिग्गी अंकल। लक्ष्मी ने अपनी ई बाइक स्टार्ट की और अपने कलेजे के टुकड़े को साथ लेकर सड़क पर आगे बढ़ गई। दिग्विजय वहीं बुत बना खड़ा रहा। उसकी आंखें तब तक उन दोनों का पीछा करती रहीं जब तक कि माँ बेटे की वह जोड़ी सड़क के मोड़ पर ओझल नहीं हो गई। जैसे ही वे दिखना बंद हुए, दिग्विजय के चेहरे पर एक अजीब सा खालीपन छा गया। उसने भारी मन से अपनी कार की ओर रुख किया, इंजन स्टार्ट किया और अपने दफ्तर की ओर निकल पड़ा। जैसे ही दिग्विजय की कार वहां से ओझल हुई, लगभग 100 फीट पीछे खड़ी एक सफेद BMW धीरे से आगे बढ़ी। इशिका, गाड़ी तेज चलाओ, दिग्विजय की कार को ओवरटेक करो और आगे जाकर देखो कि वह औरत आखिर है कौन। दरअसल जब दिग्विजय रुका था तो पकड़े जाने के डर से उन दोनों ने यू टर्न लेकर गाड़ी पास नहीं की थी। वे थोड़ी दूरी पर रुक गए थे, लेकिन उतनी दूर से लक्ष्मी का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। शिवानी रावत ने पहले लक्ष्मी को देखा था, लेकिन वह तब की बात थी जब लक्ष्मी का वजन काफी बड़ा हुआ था। अब जबकि लक्ष्मी ने अपना वजन काफी कम कर लिया था, श्रीमती रावत उसे पहचान नहीं पा रही थी। इसके अलावा मित्तल परिवार की दावत के दौरान भी उन्होंने लक्ष्मी पर बस सरसरी नजर डाली थी। उनके लिए वह कोई खास अहमियत नहीं रखती थी। इशिका ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए एक हुंकारी भरी। उसने एक्सीलरेटर पर पैर दबाया और पलक झपकते ही दिग्विजय की कार के पीछे पहुंच गई। कुछ ही पलों में वह दिग्विजय से आगे निकल गई। दिग्विजय ने अपनी मां की कार को पास होते देखा, लेकिन उसने रुकने या नमस्ते करने की कोशिश नहीं की। वह जानता था कि उसकी मां के साथ इशिका है और वह इस वक्त इशिका के सवालों और उसकी दखलंदाजी से बचना चाहता था। इशिका बिजनेस की दुनिया की एक ठाकर खिलाड़ी थी। वह जिस पुरुष को पसंद कर लेती, उसका पीछा पूरी बेबाकी और निडरता से करती थी। उसकी यही जिद कभी कभी दिग्विजय को परेशान कर देती थी। इधर लक्ष्मी अपनी ई बाइक पर थी, जो जाहिर तौर पर कार की रफ्तार का मुकाबला नहीं कर सकती थी। कुछ ही मिनटों में इशिका की कार लक्ष्मी के बगल से गुजरी। शिवानी रावत ने जिज्ञासावश खिड़की का शीशा नीचे किया। हालांकि लक्ष्मी ने हेलमेट पहन रखा था, जिससे उसका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन पीछे की सीट पर बैठे सोनू को देखते ही शिवानी रावत की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने तुरंत शीशा ऊपर चढ़ा लिया और उनके चेहरे पर नफरत और गुस्से के भाव उभर आए। आंटी, क्या आप उसे जानती हैं? इशिका ने उत्सुकता से पूछा। उसने भी बच्चे को देख लिया था। उस औरत के साथ बच्चा होने का मतलब था कि वह शादीशुदा थी, और यह सोचकर इशिका के मन से जलन की आग थोड़ी शांत हुई। उसे लगा कि एक शादीशुदा औरत उसकी रॉयल पसंद के लिए खतरा नहीं हो सकती। शिवानी रावत ने भारी आवाज में जवाब दिया, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह लक्ष्मी शाह है, माधुरी मित्तल की भांजी और शनाया शाह की बड़ी बहन। उन्होंने गहरी सांस ली और नफरत भरे स्वर में कहा, मैंने उसे पहले देखा था, पर तब वह बहुत मोटी थी। सच कहूं तो पहली ही नजर में मुझे उससे चिढ़ हो गई थी। कोई औरत खुद को इतना बर्बाद कैसे कर सकती है? मुझे तो ताज्जुब इस बात पर होगा अगर उसका पति उसे धोखा न दे या छोड़ न दे। यह साफ था कि शिवानी रावत के मन में लक्ष्मी के लिए गहरी कड़वाहट थी। शायद यह उस पहली मुलाकात का असर था जहां उन्होंने लक्ष्मी को एक बिखरी हुई गृहिणी के रूप में देखा था। उन्हें लगता था कि लक्ष्मी अपनी नाकाम शादी के लिए खुद जिम्मेदार है। जिसने खुद का ख्याल नहीं रखा वह परिवार क्या संभालेगी? तलाक के वक्त शिवाबी रावत ने सुना था कि लक्ष्मी का वजन 90 किलो से ऊपर पहुंच गया था। उनकी नजर में ऐसी औरत किसी भी पुरुष के लिए कभी आकर्षण का केंद्र नहीं हो सकती थी। ओह, तो यह शनाया शाह की बहन है, वही जिसका हाल ही में तलाक हुआ है? इशिका की याददाश्त ने साथ दिया। उसे याद आया कि शिवानी रावत ने पहले भी शाह बहनों का जिक्र किया था, हालांकि उनका ज्यादा ध्यान शनाया पर रहता था। आखिर शनाया अब साधारण लड़की नहीं, बल्कि वैभव राणा की पत्नी और राणा साम्राज्य की होने वाली मालकिन जो थी। शिवानी रावत ने लक्ष्मी का जिक्र बहुत ही सरसरी तौर पर किया,
जैसे वह उनके जीवन का कोई बहुत ही मामूली हिस्सा हो। हाँ, हाल ही में उसका तलाक हुआ है। शिवानी रावत ने खिड़की के बाहर देखते हुए ठंडी आह भरी। सुना है उसके पति शुभम का किसी और के साथ चक्कर चल रहा था। इतना ही नहीं, वह उसके साथ मारपीट भी करता था। हद तो तब हो गई जब उसने घर खर्च भी आधा आधा बांटने की जिद पकड़ ली, जबकि लक्ष्मी तो बेचारी घर पर रहकर अपने बेटे को संभालती थी। वह हाउसवाइफ थी, फिर भी वह जालिम उससे पैसे मांगता था। साफ जाहिर था कि शुभम उसे नापसंद करने लगा था, पर लक्ष्मी की आंखों पर तो जैसे पट्टी बंधी थी। शिवानी रावत का स्वर अब थोड़ा उपदेशात्मक हो गया था। उन्होंने ईशिका की ओर देखते हुए कहा, देखो ईशिका, औरत को खासकर शादी के बाद खुद से प्यार करना सीखना चाहिए। अगर तुम खुद की कदर नहीं करोगी तो पति से यह उम्मीद कैसे कर सकती हो कि वह तुम्हें पलकों पर बिठाकर रखेगा। अपनी आर्थिक आजादी बनाए रखना बहुत जरूरी है, और अगर काम न भी करो तो कम से कम घर की तिजोरी की चाबी अपने हाथ में रखो। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, पति के पैसे बचाने के चक्कर में खुद को भूल जाना बेवकूफी है। अगर तुम पुराने कपड़ों में घूमोगी और अपना ख्याल नहीं रखोगी तो उसे तुम बदसूरत लगने लगोगी। वह तुम्हें बाहर ले जाने में शर्म महसूस करेगा, और जो पैसा तुम बचाओगी वह किसी और पर लुटा देगा। लक्ष्मी की हालत को एक चेतावनी की तरह पेश करने के बाद उन्होंने प्यार से ईशिका का हाथ थपथपाया। पर तुम फिक्र मत करो, दिग्विजय वैसा आदमी नहीं है। अगर तुम्हारी और दिग्विजय की शादी होती है तो हम बहुत खुले ख्यालों के रहेंगे। हम तुम्हें काम करने से कभी नहीं रोकेंगे। रावत खानदान की बहू बनने के बाद भी तुम्हें अपनी मर्जी से जीने की पूरी आजादी होगी। श्रीमती रावत जानती थीं कि इशिका रावत कॉर्पोरेशन में एक अहम मुकाम रखती है, इसलिए वह उसे भरोसा दिलाना चाहती थी कि वह शादी के बाद महज एक घरेलू स्त्री बनकर नहीं रह जाएगी। गाड़ी चलाते हुए इशिका हल्के से हंसी। आंटी, आपकी बातें तो ठीक हैं, लेकिन दिग्विजय मुझसे दूर भाग रहे हैं। मुझे लगता है उनका दिल जीतने में अभी बहुत समय लगेगा। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं, शिवानी रावत ने कहा। फिर अचानक उनके मन में एक विचार आया, क्या लक्ष्मी पहले इससे भी ज्यादा भारी थी? अभी भी वह काफी चबी दिख रही है। लक्ष्मी ने अभी तक पूरी तरह अपना वजन कम नहीं किया था। ईशिका जैसी छरहरी और फिट लड़की के सामने लक्ष्मी काफी मोटी लग रही थी। ईशिका के मन में लक्ष्मी को लेकर कोई असुरक्षा नहीं थी। उसे पक्का यकीन था कि दिग्विजय जैसा रईस और ऊंचे मापदंड रखने वाला आदमी एक तलाकशुदा, बच्चे की माँ और मोटी औरत से शादी करने का सपना भी नहीं देख सकता। और रावत परिवार के बड़े बुजुर्ग तो ऐसी बात सुनकर ही आगबूला हो जाएंगे। ईशिका को लगा कि दिग्विजय लक्ष्मी से सिर्फ इसलिए बात करता है क्योंकि वह वैभव राणा की साली है। वैभव अपनी पत्नी शनाया को जान से ज्यादा चाहता है, और दिग्विजय सिर्फ अपने दोस्त वैभव के सम्मान में उसकी माँ जैसी बड़ी बहन से शिष्टाचार निभा रहा है। दिग्विजय लक्ष्मी के बेटे के साथ बहुत नरमी से पेश आता है, शिवानी रावत ने बुदबुदाते हुए कहा। उन्हें आश्चर्य था कि उनके जिद्दी बेटे को किसी बच्चे से इतना लगाव कैसे हो गया। ईशिका ने सहजता से जवाब दिया, छोटे बच्चे होते ही प्यारे हैं आंटी, उन्हें तो हर कोई प्यार करता है। श्रीमती रावत ने ईशिका को एक गहरी नजर से देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। ईशिका को यकीन था कि दिग्विजय की दिलचस्पी लक्ष्मी में कभी नहीं हो सकती, लेकिन एक माँ का दिल कुछ और ही भांप रहा था। उन्हें दिग्विजय की आंखों में लक्ष्मी और सोनू के लिए जो अपनापन दिखा था वह महज शिष्टाचार तो नहीं लग रहा था। काफी देर सोचने के बाद उन्होंने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल लगाया। वह लक्ष्मी की मौजूदा जिंदगी के बारे में गहराई से छानबीन करना चाहती थी, जिसके बाद वो लोग वहां से सीधा निकल गए। उधर अपने माता पिता के पुराने घर से जुड़े मसलों को सुलझाने के बाद शनाया शाह एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ अपनी बुक स्टोर वापस लौटी। उसका मन हल्का था, जैसे बरसों का कोई बोझ उतर गया हो। लेकिन जैसे ही उसने दुकान के अंदर कदम रखा, उसकी नजर एक ऐसे शख्स पर पड़ी जिसे उसने लंबे अरसे से नहीं देखा था, सनी लखानी। सनी ने वीकेंड से पहले 2 दिन की छुट्टी ली थी, जिससे उसे अपने माता पिता के पास वक्त बिताने के लिए पूरे 4 दिन मिल गए थे। जब उसे पता चला कि शनाया स्टोर पर नहीं है तो वह अपनी चचेरी बहन जैस्मीन से मिलने चला आया। जस्मीन को पक्का अंदाजा नहीं था कि शनाया कब तक लौटेगी, इसलिए सनी कुछ देर इंतजार करने के बाद जाने ही वाला था कि तभी सामने से शनाया आती दिखी। शनाया, सनी ने उसी पुरानी चिरपरिचित मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। सनी, तुम यहाँ? शनाया ने हैरानी से सनी को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर शिष्टता से पूछा, तुम कब वापस आए? सच में बहुत वक्त बीत गया, तुम पहले से कहीं ज्यादा मैच्योर हो और गंभीर दिखने लगे हो। सनी ने धीरे से जवाब दिया, मैं आज ही आया हूँ। माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और फैक्ट्री में भी इन दिनों काम थोड़ा कम है, तो सोचा 2 दिन की छुट्टी ले लूं। और हाँ, काफी समय हो गया, तुम पहले से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। शनाया हमेशा से ही सुंदर थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर प्यार और सुकून की जो चमक थी वह उसे खिले हुए फूल जैसा बना रही थी। सनी बखूबी जानता था कि यह निखार सिर्फ और सिर्फ वैभव राणा के प्यार की देन है। हालांकि वक्त के साथ सनी ने शनाया के प्रति अपनी भावनाओं को काफी हद तक संभाल लिया था, फिर भी शनाया को सामने देख वैभव के प्रति ईर्ष्या की एक हल्की सी लहर उसके दिल को छूकर गुजरी। रागिनी आंटी कैसी हैं आप? शनाया ने चिंता जताते हुए पूछा। फिर वह जैस्मीन की तरफ मुड़ी। जैस्मीन, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि आंटी बीमार हैं? जैस्मीन ने तुरंत बात संभाली। अरे कोई गंभीर बात नहीं है, बस हल्का सा जुकाम है। बीमार होने पर लोग थोड़े भावुक हो जाते हैं, इसीलिए घर वालों ने सनी को फोन कर दिया।
बेचारा परेशान होकर काम छोड़कर भागा चला आया ताकि माँ को डॉक्टर को दिखा सके। रागिनी मासी अब आराम कर रही हैं, इसलिए ये बाहर आया था। कुछ दोस्तों से मिलने का प्लान था, तो बस रास्ते में पड़ने की वजह से यहाँ रुक गया। वहां वैभव राणा के बॉडीगार्ड्स मौजूद थे और जैस्मीन नहीं चाहती थी कि कोई गलतफहमी पैदा हो। उसे डर था कि कहीं वैभव को यह न लगे कि सनी अब भी शनाया के पीछे पड़ा है, इसलिए उसने बड़ी चतुराई से सनी के यहाँ आने की वजह साफ कर दी। सच तो यह था कि सनी शनाया के लिए नहीं आया था। आने से पहले उसने जैस्मीन को फोन करके तसल्ली की थी कि शनाया वहां नहीं है, तभी उसने स्टोर में कदम रखा था। आजकल फ्लू का सीजन है, आंटी से कहना अपनी सेहत का ख्याल रखें, शनाया ने कहा। सनी ने सिर हिलाया। हाँ, अस्पताल में काफी भीड़ है। अच्छा जैस्मीन, शनाया, अब मैं चलता हूं। सनी वहां ज्यादा देर नहीं रुका। उसने एक आखिरी बार शनाया के चेहरे को गौर से देखा, एक फीकी मुस्कान दी और चला गया। शनाया के आने के 5 मिनट के भीतर ही वह वहां से विदा हो चुका था। उसके जाने के बाद शनाया ने अपनी सहेली से कहा, सनी अब वाकई समझदार हो गया है। जैस्मीन ने तिरछी नजरों से शनाया की ओर देखा, जैसे वह कुछ कहना चाह रही हो। शनाया खिलखिलाकर हंसी और मजाक में जैस्मीन के माथे पर एक हल्की चपत लगाई। मुझे ऐसे मत देखो, सनी के लिए मेरे मन में ना पहले प्यार था, ना अब है और ना कभी होगा। वह हमेशा मेरे लिए एक छोटे भाई जैसा ही रहेगा। जैस्मीन ने अपने माथे को हल्का सा सहलाते हुए एक लंबी सांस छोड़ी। शनाया, मैं जानती हूं कि तुमने सनी से कभी प्यार नहीं किया। मुझे बस डर था कि कहीं तुम फालतू में खुद को कसूरवार न मानने लगो। सनी अब ठीक है, जैसा उसे होना चाहिए। परिवार के उत्तराधिकारी के तौर पर उसे निखरने और स्थिर होने के लिए कुछ मुश्किलों और ठोकरों की जरूरत थी। शनाया ने सिर हिलाकर सहमति जताई। रागिनी आंटी ने जो कुछ भी किया उसकी भलाई के लिए ही किया। उसे ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजना उसके व्यक्तित्व के लिए वरदान साबित हुआ है। ऐसे में मेरे पास दोषी महसूस करने की कोई वजह नहीं बचती। शनाया काउंटर के पीछे अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बैठ गई और अपना फोन निकाल लिया। उसकी उंगलियां तेजी से स्क्रीन पर चलने लगीं। मैं अभी अपने मिस्टर राणा को इस बारे में बता देती हूँ, ताकि बाद में कोई गलतफहमी या बेमतलब की जलन पैदा न हो। वह जानती थी कि वैभव को सीधे बता देना ही अक्लमंदी है, वरना जब बॉडीगार्ड्स उसे ये खबर देंगे तो वैभव का शक और गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। उसका स्वभाव ही ऐसा था, प्यार में हद से ज्यादा अधिकार जताने वाला। जस्मीन रसोई की ओर चली गई और कुछ ही देर में अंगूरों से भरी एक प्लेट लेकर लौटी। उसने प्लेट काउंटर पर रखते हुए कहा, यह सनी लाया था, बिना बीज वाले अंगूर, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें पसंद है। अपनी कुर्सी खींचते हुए जस्मीन ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, तो क्या नतीजा निकला? क्या तुम्हारे पिता वाकई दादा दादी की अपनी औलाद थे? शनाया ने एक अंगूर मुंह में डाला और सुकून से बोली, हाँ, डीएनए टेस्ट से इसकी पुष्टि हो गई है। मैंने जब रिपोर्ट अंकुश और बाकी सबको दिखाई तब जाकर उनके मुंह बंद हुए और उन्होंने हंगामा करना बंद किया। आखिरकार हमने आपसी बातचीत से मसला सुलझा लिया है। अंगूर वाकई बहुत मीठे हैं, उसने मुस्कुराते हुए आगे कहा। शनाया को खुश देख जैस्मीन के चेहरे पर भी चमक आ गई। ये तो बहुत अच्छी बात है कि सब सुलझ गया। अब कम से कम तुम्हें भविष्य में उन लालची लोगों का चेहरा तो नहीं देखना पड़ेगा। हम कल वापस जा रहे हैं ताकि एक नया अग्रीमेंट साइन कर सकें। जैसे ही वे घर के कागजात मेरी बहन लक्ष्मी के नाम ट्रांसफर करेंगे, मैं उन्हें उनके हिस्से की रकम दे दूंगी। जैस्मीन ने पूछा, क्या तुमने उनके हिस्से की जमीन भी खरीद ली? शनाया ने गर्दन हिलाकर हाँ कहा। हाँ, रास्ता यही था कि या तो हम उनका हिस्सा खरीदें या वे हमारा। दादा दादी के पास अब ज्यादा पैसे बचे नहीं हैं और हमारा हिस्सा खरीदना उनके बस की बात नहीं थी। उसने थोड़ा रुककर कड़वाहट के साथ कहा, दादाजी के इतने बेटे और पोते हैं, पर कोई भी फूटी कौड़ी देने को तैयार नहीं था। वह इस बात से इतने आहत हुए कि उन्होंने खुद जिद की कि हम उनका हिस्सा खरीद लें ताकि वह पैसा अपने बुढ़ापे के लिए रख सकें। वे उसी घर में रहेंगे, लेकिन अब उनका किराया और बिजली का बिल उनके बाकी बच्चे भरेंगे। मैं इन छोटी बातों पर बहस नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब उन्होंने हमारा हक मारने की कोशिश की तो मेरे पास कोई चारा नहीं बचा। मेरे पिता उनके इकलौते बेटे नहीं थे, उनके 4 और बेटे हैं। मेरे पिता नहीं रहे, पर उनके 3 भाई तो अब भी जिंदा हैं। गांवों में अक्सर परिवार अपने माता पिता के खर्च उठाता है या बारी बारी से उनकी सेवा करता है। वे मेरे घर में मुफ्त में तो नहीं रह सकते ना, इसीलिए मैंने हर जाने की मांग की। मुझे पैसों का लालच नहीं है, मैं बस ये चाहती हूँ कि कोई हमें बेवकूफ न समझे। जैस्मीन ने शनाया का समर्थन करते हुए कहा, तुमने बिल्कुल सही किया। वे लोग सिर्फ दूसरों का फायदा उठाना जानते हैं, और जब बुढ़ापे की जिम्मेदारी उठाने की बात आई तो सबने पल्ला झाड़ लिया। शनाया ने उदासी से मुस्कुराते हुए कहा, अंकुश कह रहा था कि उसे दादाजी की जायदाद में तो हिस्सा चाहिए, पर उनकी सेवा से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसका तर्क था कि दादाजी ने उसके बाप को पैदा किया है, उसे नहीं, इसलिए उनकी सेवा करना उसका फर्ज नहीं है। यह सुनकर बूढ़े दादाजी का कलेजा फट गया। हालांकि शनाया को लग रहा था कि दादाजी को अपने कर्मों का फल मिल रहा है, फिर भी उसे कोई खुशी नहीं हो रही थी। उसे बस अपने माता पिता के लिए दुख हो रहा था। उसके पिता जीते जी अपने माता पिता के लिए समर्पित रहे, पर वे कभी उनकी कदर नहीं कर पाए। जाने के बाद भी उनके साथ बुरा बर्ताव होता रहा। जस्मीन ने याद करते हुए कहा, क्या अंकुश दादाजी का सबसे लाडला नहीं था? अनिका की कंपनी में काम करते हुए वह लाखों कमाता था। अनिका ने उसे नौकरी से निकालकर बिल्कुल सही किया। ऐसे इंसान को सुखी रहने का कोई हक नहीं है। शनाया ने बात खत्म करते हुए कहा,
दादाजी हमारे घर के लिए सिर्फ इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि वह सब कुछ अंकुश के नाम करना चाहते थे, पर जब अंकुश ने ही हाथ खड़े कर दिए तो उनका दिल टूट गया। शायद इसीलिए उन्होंने हमारे समझौते को इतनी जल्दी मान लिया। घर का मामला आखिरकार सुलझ चुका था, लेकिन रिश्तों की दरारें अब भी वैसी ही थीं। पर तभी अचानक जैस्मीन का फोन बज उठा और दौरे तरफ से उसके भाई की आवाज आई, दीदी जल्दी से घर आओ, एक बहुत बड़ी परेशानी आ गई है। अपने भाई की बात सुनते ही जैस्मीन परेशान हो गई। आखिर क्या परेशानी आई है जैस्मीन पर, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। आगे क्या होगा ये जानने के लिए कल भी कहानी जंक्शन को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।